हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद SKVM में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है इतिहास। आप इस शब्द से परिचित तो जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इतिहास को एक नए नज़रिए के साथ प्रस्तुत करूँगा, जिसे आप केवल एक टाइम जोन की तरह देखेंगे और उसको महसूस करेंगे कि वहाँ पर ऐसा हुआ था। मैं बस आपको यहाँ समझाऊंगा और आपको फील कराऊंगा कि इतिहास किस तरीके से जिया जाता है। मैं यहाँ पर कुछ रटने वाली चीज़ें उपस्थित नहीं करता और नहीं मैं रटाऊंगा आपको। मैं बस आपको सिखाने के लिए आया हूँ और याद कराने के लिए। ना ही कोई ट्रिक यूज होगी, ना ही कुछ और। बस जो जैसा था वैसा आपके सामने होगा और आसान शब्दों में आपके पास होगा। आज हम इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास, हम इतिहास को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो जहां हम रहते हैं, भारत का इतिहास, अपने देश का इतिहास, और एक ओवरऑल पूरे विश्व का इतिहास। लेकिन हमारी पकड़ इस वीडियो में और इसके जितने भी पार्ट आएंगे उसमें केवल भारत के इतिहास के बारे में होंगी। विश्व इतिहास की कोई नई अगली श्रृंखला में लाएंगे, लेकिन वर्तमान में मैं जितनी भी आपको चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, इसके अगले पार्ट्स के माध्यम से, वो सारी चीज़ें भारत के इतिहास के मामले में होंगी। विश्व इतिहास से उसमें थोड़ा बहुत रोल होगा जिसमें भारत इंटरफेयर करता है, और अगर नहीं होगा तो केवल हम भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे और कोई चीज़ें हम इधर उधर नहीं उठाएंगे जिससे आप कन्फ्यूज हों। मैं सबसे पहले भारत के इतिहास को पढ़ने से पहले इसका डिवाइडेशन करूंगा, क्योंकि मैं चीज़ों को कठिन नहीं बल्कि उसको आसान करने आया हूं। मैं इतिहास की जगह मैं लिखूंगा भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। इस भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। हम इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपको लाऊंगा, जिससे आप केवल एक टाइम जोन के अनुसार इस पूरी चीज़ों को समझ पाएं। कोई नोट्स, कोई बुक इस वीडियो के बाद आप पढ़ें तो आपको बिल्कुल सटीक रूप से समझ में आए। आप चाहें तो एक शॉर्ट नोट्स मेरे साथ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो शॉर्ट नोट्स लिखते जरूर चलें। भारत का इतिहास, इसको मैं पढ़ूंगा। पहला पार्ट होगा भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें हम भारत में जब मानव सभ्यता उत्पत्ति हुई तब से हम पढ़ेंगे, और हम 712 जब विदेशी आक्रमण होता है, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है तब तक हम भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा होता है भारत का मध्यकालीन इतिहास। इस इतिहास में हम जब विदेशी आक्रमण होता है तब से लेकर जब हमारे देश में अंग्रेज आते हैं तब तक का जो इतिहास होगा वो ये भारत का मध्यकालीन इतिहास कहलाएगा। फिर तीसरा आएगा भारत का आधुनिक इतिहास। लेकिन जब मैं इतिहास को कंप्लीट कराऊंगा तो इस आधुनिक इतिहास के बाद एक पार्ट आपको जरूर समझाऊंगा, भले ही कुछ वीडियो लगे लेकिन आपको जरूर समझाऊंगा, जिसे मैं चौथे रूप से बांटूंगा, आजादी के बाद का भारत। छोटा है लेकिन इसको आपको जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने कई चीजें देखी हैं, कई वीडियो भी देखी हैं जिसमें भारत के इतिहास, आधुनिक इतिहास तक सब पढ़ाते हैं। लेकिन मैं जब इस शब्द पर भी आऊंगा कि इसका आधुनिक इतिहास, ये आधुनिक इतिहास कहने लायक है हमारे लिए या नहीं है, ये आपको जब आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा तब आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन आज हम इन सभी की टाइम जोन के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये जो इतिहास है उसका सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हम पढ़ना तो जानते हैं लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि हम इतिहास में पढ़ेंगे क्या क्या। मैं आपको स्टार्टिंग कर दूं और स्टार्टिंग करने के बाद कहाँ जाना है यही नहीं पता हो और कितनी दूरी हमें तय करनी है वो नहीं पता हो, तब तक हमें वहाँ उस रास्ते में समस्या आती रहेंगी। आज मैं इस इतिहास को केवल सिलेबस समझाऊंगा और वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो हमें इतिहास पढ़ने के लिए, चाहे कॉम्पिटिशन के लिए हो या जानने के लिए हो या समझने के लिए हो, इतनी चीज़ें अगर हम जानते हैं तो हम भारत का इतिहास जानते हैं। सबसे पहले मैं भारत का प्राचीन भाग, पर जो प्राचीन भाग होगा उसके बारे में जो टाइम जोन होगी वो समझाऊंगा। वो टाइम जोन है कैसी।
मैं इसको यहीं पर लिखूँ। सबसे पहले इस भारत के प्राचीन इतिहास को मैं 3 भागों में बांटूंगा। वो 3 भाग कौन से होंगे? पहला भाग होगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। एक होगा आद्य ऐतिहासिक काल, एक होगा ऐतिहासिक काल। अब ये क्या क्या है, अब बस समझो। प्रागैतिहासिक काल में उन चीजों को रखूंगा मैं जहां पर भाषा थी ही नहीं। हमें कुछ चीजें मिलती हैं चित्रों के रूप में, जैसे हम समझ नहीं पाते। वहां कुछ बर्तन मिलेंगे, कुछ और चीजें मिलेंगी, हड्डियां मिलेंगी, खाल मिलेगी। उन सभी का अध्ययन हम अब अनुमान लगाएंगे, केवल अनुमान लगाएंगे और चीजों को जानेंगे। वो होगा प्रागैतिहासिक काल। उसको केवल अनुमान लगाकर हम समझेंगे कि वो ऐसा समय होगा। वहां पर कोई लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, नहीं हमें कुछ चीजें मिलेंगी। कुछ भी ऐसा था ही नहीं उस समय, ऐसे व्यक्ति थे ही नहीं, मानव था ही नहीं कि वो लिखना पढ़ना जानता हो, लेकिन था, उसके बारे में हम जानेंगे, तो उसे कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। लेकिन एक समय वो आएगा जब हम लिखना पढ़ना जानते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। ऐसा भी तरीका आएगा। जब ऐसा तरीका आएगा, जब ऐसा काल आएगा, तो वहां लैंग्वेज तो है, लैंग्वेज है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें वो समय आएगा जब मानव आखेट करता था, जब मानव केवल खाना बदोश था, जंगल में रहता था, खाना खाता था, सोता था, शिकार करता था, सोता था, उसके पास कोई और काम नहीं था। वो काल कहलाएगा ऐतिहासिक काल। लेकिन जब आद्य ऐतिहासिक काल की बात आएगी, तो हमारे पास सबसे बड़ी सभ्यता आएगी, जो दुनिया की सबसे अनोखी सभ्यता मानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता। जहाँ पर लैंग्वेज है, लोग अच्छे से रहते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज को अभी तक विश्व में कोई पढ़ नहीं पाया है। वहाँ सब कुछ पता है कि वहाँ व्यापार भी होता था, सिक्के भी, मोहरें भी थी, मतलब सिक्के नहीं थे, व्यापार होता था, पढ़े लिखे लोग थे, घर बने हुए थे, पक्के घर थे, कुएं थे, सब कुछ पता है। लेकिन वो किस तरीके से कार्य करते थे, वो लिखने वाली जो वस्तु का उपयोग करते थे, वो क्या लिखते थे, वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसे कहेंगे ऐतिहासिक काल। लेकिन वो सॉरी आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय आएगा जब वहाँ की चीज़ों को हम पढ़ भी पा रहे हैं और चीज़ों को समझ भी पा रहे हैं और हम सब तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसको जान भी पा रहे हैं। वो हमारा ऐतिहासिक काल आएगा। ये चीज़ें ऐतिहासिक काल में हमारी तरफ आएंगी। ये हो गया ऐतिहासिक काल। अब इनको और रूप से वर्गीकृत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूरे विश्व में सभी को ये पूछूं कि मुझे सही तरीके से इतिहास कोई बताए, तो ऐसा कौन होगा जो मुझे सही तरीके से इतिहास बता पाएगा? बिल्कुल किसी भी पढ़ने में न हल्का हो न भारी हो। अगर मैं भारत के इतिहास के बारे में बात करूंगा और मैं मान लूं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, तो जब भारतीय व्यक्ति अंग्रेजों को बारे में लिखेगा, अंग्रेजों के बारे में जब लिखेगा, तो हमेशा अंग्रेजों को बुरा बताएगा और कहेगा कि वो केवल बेकार व्यक्ति थे, हमें लूटने के लिए आए और हमें लूट कर चले गए। लेकिन जब अंग्रेज भारतीयों के बारे में लिखेंगे, कि अंग्रेज भारतीयों के बारे में लिखें, तो वो ये लिखेंगे कि भारतीय बिल्कुल असभ्य थे, उन्हें हमने सभ्य बनाया, वहाँ पर क्रूरतियाँ थी, उन्हें हमने बंद किया, वो मानव को मानव नहीं मानते थे, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह न होने पर, ऐसे बहुत सारी ऐसी रीतियाँ थी जो भारत को असभ्य बनाती थी, उन्हें हमने सही किया, तो हमने उन्हें सभ्य बनाया। तो आप देख रहे हो ना दृष्टिकोण। जब अंग्रेज दृष्टिकोण देखोगे तो हम बेकार हैं, और जब हमारा दृष्टिकोण देखोगे तो अंग्रेज बेकार हैं। तो एक ऐसा कौन है जो हमें सही तरीके से इतिहास बता पाए? तो मेरे समझ में आता है एक व्यक्ति नहीं है, समय, टाइम। अगर टाइम कुछ भी एक ऐसी सजीव चीज होती, तो समय बिल्कुल सटीक रूप से बताता कि इतिहास है और क्या था और किस तरीके से घटा। क्योंकि हमने इतिहास को नहीं देखा, लेकिन समय ने सब कुछ बारीकी से देखा है और बिल्कुल किसी का भी पक्षपात न करते हुए सब कुछ सही बताएगा कि अंग्रेज भारत में कब आए, उन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, अंग्रेज गलत थे, भारतीय गलत थे। वो इतिहास चाहे वो प्राचीन इतिहास हो,
चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास हो, या किसी भी, चाहे विश्व का इतिहास हो या किसी देश का इतिहास हो, चाहे एक मनुष्य का इतिहास हो, कोई भी इतिहास हो, समय सभी का सटीक वर्णन करता है। अगर भविष्य में हमारे पास ऐसी तकनीकी आ जाए कि समय को हम कंट्रोल कर पाए, तो हम इतिहास सटीक रूप से देख पाएंगे। टाइम मशीन है, अगर हम वापस भूतकाल में जा पाए या भविष्य को देख पाए, तो हम इतिहास को सटीक रूप से बता पाएंगे कि उस समय हुआ क्या था और क्या होना था, कौन सही था, कौन गलत था। लेकिन वो समय जब टाइम मशीन बनेगी तब की बात है। लेकिन अभी मैं बस आपको बताऊं कि अगर कोई सटीक रूप से बिना किसी पक्षपात के रूप से बताएगा इतिहास, तो वो होगा समय। उसको चलो इतनी बात आप समझ पाए, तो अब हम प्राचीन भारत के बारे में टाइम जोन देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है और किस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस होगा। और थोड़े समय में कुछ ही क्लासों में ये पूरा इतिहास, प्राचीन इतिहास, चाहे मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपके अंदर एक समझ विकसित कर दूंगा जो इतिहास पढ़ने के लिए होनी चाहिए। चलो हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के सिलेबस को। हमें प्राचीन इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। मैं आज प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का केवल सिलेबस बताऊंगा, जिसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो पता होना चाहिए कि प्राचीन इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में या आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पहला, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का, भारत का प्राचीन इतिहास। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम पाषाण काल। जब मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था। अब इसी में हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वो जो भी होगा वो इस पाषाण काल में पढ़ेंगे। जब मनुष्य शिकार करता था और उस शिकार में पत्थरों का उपयोग करता था, सबसे ज्यादा पत्थर का उपयोग होता था, उस काल को हम कहेंगे पाषाण काल। इस पाषाण काल को पढ़ने के बाद हम आद्य प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे। और आद्य प्रागैतिहासिक काल में एक सभ्यता मिलती है जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी, अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा पाषाण काल? क्योंकि यहाँ पत्थर का उपयोग होता था। पाषाण मतलब पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है, तो उसे कहेंगे पाषाण काल। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि जहां ये सभ्यता पाई जाती है वहां पर सिंधु नदी प्रमुख नदी मानी जाती है। इसकी 5 सहायक नदियां, पंच नदी जैसे कहते हैं, जो मैंने ज्योग्राफी में आपको बताया है, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां, और सिंधु 6वीं नदी। इसका इस क्षेत्र में ही, इन नदियों के क्षेत्र में ही ये सभ्यता पनपी है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में इसकी खोज हुई थी। जिस स्थान पर खोज हुई थी उसे हड़प्पा कहते हैं, उस स्थान को हड़प्पा कहते हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रागैतिहासिक है, यहाँ की लैंग्वेज हमें मिल चुकी है, शब्दावली, शब्द मिल चुके हैं, लेकिन उस अक्षरों को हम समझ नहीं पा रहे कि वो शब्द किस आवाज में है। हम कोई कुछ भी लिखते हैं तो उसकी आवाज हमें पता है, उस लिखने अभी तक वो आवाज हम पढ़ नहीं पाए, वो अक्षर का मतलब क्या है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जब ये पढ़ ली जाएगी तो इसे ऐतिहासिक काल में रखा जाएगा। फिर इसके बाद सबसे बड़ा काल आता है वैदिक काल का। वैदिक काल क्या है? जब वेदों की बात होती है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्रमुख है। जब ऋग्वेद सबसे प्रमुख होता है, उस काल को ऋग्वेद में लिखी हुई चीजें होती हैं, यज्ञ या सब चीजें बढ़ने लगती हैं, तो उस काल को कहेंगे वैदिक काल। यहाँ भी चीजें हमें मिलने लगी हैं, चीजों को समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। ये ऐतिहासिक काल, यहाँ की जो पुस्तकें ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पुस्तक हो या 4 वेद हैं उनमें, या उपनिषद हो, उनको हम पढ़ पा रहे हैं, तो ये ऐतिहासिक काल में आएगा। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आएगा। उत्तर वैदिक काल में इसमें एक वेद सबसे प्रमुख था,
उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख जो वेद था वो था ऋग्वेद। लेकिन जैसे कि आपको पता है 4 वेद है, जिसमें सबसे प्रमुख ऋग्वेद है। जिस समय ऋग्वेद सबसे प्रमुख था उसे कहेंगे वैदिक काल। लेकिन जब अन्य 3 वेद, जिसमें सामवेद, अथर्ववेद और तुम्हारा यजुर्वेद, इनकी बात आती है, तब कर्मकांड स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस काल को कहेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इस उत्तर वैदिक काल के बाद हम पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद, जब महाजनपद पढ़ लेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख महाजनपद निकलेगा मगध। और मगध में कुछ नंद वंश, हरेक वंश, इन वंश की बात करेंगे और मगध को समझेंगे कि जो महाजनपद जो जनपद थे उनमें मगध ही सबसे पहले क्यों उभरा और कितने महाजनपद के, ये भी बात हम समझेंगे। इस महाजनपद के बाद आएगा तुम्हारा भक्ति आंदोलन, भक्ति चीजें, जिसमें वो सॉरी धार्मिक, भक्ति नहीं, ये तो मध्यकाल में आएगा। धार्मिक, धर्म के आधार पर, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। जब मगध शक्तिशाली हो जाता है, तब एक बड़ा साम्राज्य खड़ा होता है, जिसे कहते हैं मौर्य वंश, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो महान अशोक था वो इसी मौर्य वंश का था। फिर मौर्य वंश के बाद जब मौर्य वंश अंत हो जाता है, तब आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल में हम 2 भागों में देखते हैं, जिसमें कुछ देशी वंश है, मतलब कुछ देश के, स्वदेश के, और कुछ विदेश के। कुछ देश के और कुछ विदेश के वंश आते हैं। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं गुप्त काल। इसमें विदेश में इंडो ग्रीक, और इंडो ग्रीक के बाद हिंदवन के बाद आपके कुषाण, ये इस बारे में इसमें पढ़ेंगे। विदेशी जो आक्रमणकर्ता जो वंश आएंगे। और देश में आप शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन, ये देशी वंश के इस मौर्योत्तर काल में पढ़ोगे। दक्षिण में सबसे अच्छा शासनकाल, बड़ा शासनकाल रहा सातवाहन का, उसके बारे में इसमें पढ़ोगे। अब गुप्त काल आएंगे उसके बाद, जिसमें हम समुद्रगुप्त, जिसे नेपोलियन कहा जाता था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त, इनके बारे में हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। गुप्त काल के बाद हम उसके बाद पढ़ेंगे वर्धन वंश, जिसमें सबसे प्रमुख हर्षवर्धन, उसके हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे। हर्षवर्धन, इस हर्षवर्धन जब हम पढ़ लेंगे तो यहीं पर प्राचीन भारत के इतिहास का अंत होता है, क्योंकि फिर इस वंश के बाद विदेशी आक्रमणकारी आ जाते हैं। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम का हमारे भारत पर आक्रमण होता है, जो विदेशी आक्रमणता कहलाता है। तो यहाँ तक ये पूरा जो इतिहास है, अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन टॉपिकों को पूरा पढ़ पाए हो तो आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ पा रहे हो, चाहे कॉम्पिटिशन की नज़र से, चाहे जानकारी की नज़र से, या कुछ भी तरीके से। अगर हम आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है तो ये चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ये उसके टॉपिक हैं। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन की। मध्यकालीन इतिहास, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको जीएस सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता होगा, सबसे कम पढ़ते हो, और खासकर उसमें इतिहास सबसे डिफिकल्ट चीज़ें उसमें याद नहीं होते। समय, सन, राजा महाराजा, कौन उसका पुत्र है, वंश कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल सरल तरीके से, पहले मैं इसीलिए सब कुछ बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको पढ़ना है। हाँ, अगर आप एसएससी में हो या वनडे एग्जाम दे रहे हो तो इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना वनडे एग्जाम में चीज़ें आसानी होंगी। लेकिन जब आप पीसीएस लेवल पर पहुंच जाओगे तो वो गहराई से, डीपली तरीके से पूछेंगे।
तो उनके लिए अलग क्लास आएगी, लेकिन चाहे पीसीएस वाले हों, एक ओवरऑल आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा कि ये सिलेबस होता है, इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। लेकिन वनडे एग्जाम एसएससी के लिए ये इनफ होगा, इससे बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि वो एसएससी एग्जाम पूछेगा। तो मध्यकालीन इतिहास में हम प्रारंभिक मध्यकालीन देखेंगे। पहले प्रारंभिक मध्यकाल, जो लगभग 700 ईस्वी से 1206 जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तब तक माना जाएगा, जिसमें त्रिराष्ट्र संघर्ष सबसे इंपोर्टेंट है। त्रिराष्ट्र संघर्ष किसके लिए? कन्नौज के लिए। मैंने आपको बताया था हर्षवर्धन, वर्धन वंश। इस हर्षवर्धन ने कन्नौज को इतना शक्तिशाली बना दिया कि कन्नौज पर अपना अधिकार बनाने के लिए 3 वंशों ने कई वर्षों तक संघर्ष किया था। उस संघर्ष को हम कहते हैं त्रिराष्ट्र संघर्ष। किसके लिए? कन्नौज के लिए। वो वंश कौन कौन से थे तो मैं बताऊंगा आपको। वो था पाल वंश, बंगाल का, गुज्जर प्रतिहार उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट। इन 3 वंशों ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए त्रिराष्ट्र संघर्ष कई वर्षों तक लड़ा था। युद्ध लड़ते रहते थे। ये पाल वंश के राजा गुज्जर प्रतिहार से लड़ रहे हैं, या ये गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट से लड़ रहे हैं, राष्ट्रकूट पाल वंश से लड़ रहा है। तो ये अपने आपस में राजा लड़ते रहते थे, किसके कारण? इस कन्नौज पर अपना अधिकार बनाने के लिए। इसी समय राजपूतों का उदय हुआ था। इसी समय राजपूतों का उदय हुआ था। राजपूतों का उदय माना जाता है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। सात सौ 12 में। समयकाल मैंने अभी इसका बताया नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो सटीक रूप से नहीं है। जिसका सटीक रूप से है उसका मैं आपको बताते जा रहा हूँ। यहाँ बताऊंगा, लगभग में बताऊंगा, लेकिन यहाँ सटीक रूप से आपको बताता जाऊंगा। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। महमूद गजनवी आता है लगभग 1000 ईस्वी में। फिर तीसरा आता है मोहम्मद गोरी। पहली बार आक्रमण करता है ये 1191 में, तब हार जाता है पृथ्वीराज चौहान के हाथों। लेकिन 1192 में दोबारा युद्ध करता है, तब ये जीत जाता है और अपना एक सेवक भारत में छोड़ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में अपनी एक भारत में नए काल का जीवन में जैसे नींव रखने वाला कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत चलती है। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश बनते हैं। उसके बाद मुगल वंश आता है, पानीपत का युद्ध होता है और 1526 में बाबर जीत जाता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, मुगल वंश। बाबर के बाद कई श्रेणी चलती है और पूरे श्रेणी में मध्यकाल में मुगल काल अंतिम समय तक रहता है। लेकिन दक्षिण भारत में भी विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य को हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने स्थापित किया था, और बहमनी साम्राज्य ने हसन गंगू, जो बहमनी साम्राज्य था वो उसका संस्थापक हसन गंगू ने उसे स्थापित किया था। तो चलो उसको भी लिख लें। ये आपने लिख लिया हुआ सारी चीजें। आप सिलेबस जरूर लिखना, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, किताब से पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो, सिलेबस जरूर नोट करना। तो ये चीजें आपने लिखनी होंगी, तो उसको हटा रहा हूँ। नहीं लिखनी हो तो देख लो एक बार। मोहम्मद गोरी आता है और मोहम्मद गोरी ने 1192 में अपना युद्ध जीतता है। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनता है। जिसमें पहला वंश था गुलाम वंश। इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का जो इस गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो इस मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस गुलाम ने एक वंश का स्थापना की,
इसलिए इसे कहते हैं गुलाम वंश। इसके अलग भी अलग अलग नाम है, एलवरी वंश भी कहते हैं, गुलामों का गुलाम भी इस वंश को कहते हैं, लेकिन वो जब हम इसको पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिर उसके बाद गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। ये वही वंश है जिसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अलाउद्दीन खिलजी इसी वंश का राजा था, जिसने उत्तर भारत को अपने शासनकाल में बांधा, प्लस दक्षिण भारत पर भी अपनी चढ़ाई की। इस खिलजी वंश के बाद आता है तुम्हारा तुगलक वंश। गियासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। खिजर खां। फिर आता है लोधी वंश, बहलोल लोधी, इसने स्थापना की। और इब्राहिम लोधी जो 1526 में पानीपत का युद्ध हार जाता है बाबर के हाथों, और एक नए वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश। उससे पहले दक्षिण भारत में हम देखें, दक्षिण भारत में दो साम्राज्य की स्थापना होती है। पहली होती है विजयनगर साम्राज्य, हरियर और बुक्का के हाथों, और दूसरा होता है बहमनी साम्राज्य। हसन गंगू के हाथों बहमनी साम्राज्य की स्थापना, और हरियर और बुक्का दो भाई थे, उनके हाथों विजयनगर साम्राज्य। ये इसी के साथ जब ये इनकी टाइमलाइन चलेगी तभी इनकी टाइमलाइन चलेगी, क्योंकि एक तरफ उत्तर भारत और उसी के साथ साथ दक्षिण भारत में भी साम्राज्य की स्थापना हो रही है। जब इब्राहिम लोधी हार जाता है पानीपत के युद्ध में, तो दूसरा वंश बनता है जिसे कहते हैं मुगल वंश। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाद में 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल बनाने वाला, वो बहुत इस मुगल वंश की तो बहुत लंबी श्रेणी चलती है, 1857 तक, जब तक 1857 की क्रांति नहीं होती है तब तक वो मुगल वंश के राजा रहते हैं। लेकिन इस मुगल वंश के बाद इसी शासनकाल में एक और वंश होता है जिसे कहते हैं सूरी वंश। शेर शाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसने बनवाया था, वो हुमायूं को हराने के बाद शासनकाल अपने शासन पर बैठता है, मतलब दिल्ली के शासन पर बैठता है। लेकिन कुछ गलतियों के कारण, एक युद्ध में गोला बारूद फटने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है शेर शाह सूरी की। फिर उसके बाद उसका बेटा बैठता है, लेकिन वो इतना अच्छा शासक नहीं होता है, तो हुमायूं फिर से कब्जा कर लेता है। फिर हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद अन्य छोटे छोटे राजा बनते जाते हैं। और 1857 में बहादुर शाह जफर सेकंड, जो जिन्हें अंग्रेज बर्मा भेज देते रंगून में, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मुगल वंश 1857 तक चलता है। 1500 मुगल वंश 1526 स्थापना होती है और 1857 तक चलता है ये मुगल वंश, सूरी वंश। और जब तक अंग्रेज नहीं आते तब तक ये मुगल मध्यकालीन इतिहास चलता है। ये पूरा जो टाइम जोन है जिसे हमें पढ़ना है वो है मध्यकालीन इतिहास। ये पूरा मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस है। इतना हमें अगर मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है तो इतनी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आपने अगर एसएससी में क्वेश्चन देखे होंगे तो यहीं से इतिहास से क्वेश्चन आते होंगे और प्राचीन इतिहास से आते होंगे। तो जितना सिलेबस मैंने पिछली बार पढ़ाया था वो लिखाया था वो होगा। मध्यकालीन इतिहास से लिखता हुआ आया हुआ क्वेश्चन, तो इनमें से क्वेश्चन आया हुआ। फिर इसके बाद आधुनिक इतिहास। इसके बाद आधुनिक इतिहास का सिलेबस देखते हैं कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं। क्योंकि हमें कुछ चीज़ें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। बीच बीच में हमें डिमोटिवेशन होता है पढ़ते पढ़ते। और इतिहास एक वर्स्ट सब्जेक्ट है, बड़ा आसानी से कंप्लीट नहीं होता, और अगर आसानी से कंप्लीट हो जाए तो वो इतिहास ही नहीं है। और खासकर भारत का इतिहास बड़ा इतिहास है,
प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, फिर आज़ादी के बाद का इतिहास जो अभी तक चल रहा है। इतिहास तो कल का भी है, हमने कल जो भी किया वो इतिहास हो गया, हमने 1 घंटे पहले जो किया वो भी इतिहास हो गया। इतिहास तो डेली बन रहा है। हमें बस इतना जानना है कि हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जितनी मैंने आपको टॉपिक बताए, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो टॉपिक बताएं। और आपको इतिहास पढ़ना है तो यही टॉपिक पढ़ें। इसके बियॉन्ड आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप इतिहास नहीं पढ़ रहे। आप जो भी आपके मन में वो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो, आप इतिहास नहीं पढ़ रहे हो। अब हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास स्टार्ट होता है, वैसे आधुनिक इतिहास तो बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध होता है तब से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं सोचूं तो आधुनिक इतिहास तब से स्टार्ट होता है जब वास्को डी गामा भारत में आता है 1492 में, सॉरी 1498 में। 1498 में जब वास्को डी गामा भारत में आ जाता है, और मेरा मानना है वो व्यक्ति आता नहीं तो हम अच्छे से जीवन यापन करते। आप सोचो कि वास्को डी गामा आया, उसके बाद अंग्रेज आए, वो उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, हम अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। हम गलत थे, हम थे, हम मानते, हम उसको सही करते समय के अकॉर्डिंग। क्या और देश सही नहीं हुए? सही हुए अपने अकॉर्डिंग, हम भी सही हो जाते। लेकिन वही है कि समय कुछ और चाहता है। मान लो कि वास्को डी गामा आता ही नहीं, वो आता नहीं तो हम अच्छे से रह पाते। लेकिन वो गंदा व्यक्ति आया भारत में, और फिर उसने जो गंदगी फैलाई, उसके बाद जो लोग आए उन्होंने जो गंदगी फैलाई, उसकी भरपाई अभी तक हम कर रहे हैं। पता नहीं वो भरपाई हम कब तक करते रहेंगे। आधुनिक इतिहास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्लासी के युद्ध से। बक्सर का युद्ध, काश ये 2 युद्ध हम जीत जाते। और हम ये दो युद्धों में से एक युद्ध भी जीत जाते ना तो हमारी छवि कुछ और होती। अंग्रेज इन 2 युद्धों के कारण ही भारत पर पूरा अधिकार बना पाए। ये 2 युद्ध अंग्रेजों को वो बढ़त दिला दी जिन्होंने हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया। हमें इतना लूटा कि उसकी भरपाई आज तक हम कर रहे हैं। हमें इतने गरीब कर गए कि अभी तक आज़ादी के हो गए, हमें 75 से ज़्यादा साल हो गए, अभी तक हम उसको भरपाई नहीं कर पा रहे। इतना लूटा हमें। आप सोच सकते हो कि कितना लूटा होगा उन्होंने मात्र 200 सालों में। हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, हमारा देश सोने की चिड़िया, और सोने की चिड़िया का एक एक पंख उन्होंने उखाड़ दिया। कितने बेकार व्यक्ति थे वो। मैं मानता हूँ ये 2 युद्ध अगर हम इनमें से एक भी युद्ध जीत जाते तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन नहीं कर पाते। उसमें हमारी भी कमियां थी, हम भी इतनी आलीशान तरीके से जी रहे थे, हमें फिक्र ही नहीं थी किसी की। हम अपने अन्य चीज़ों में व्यस्त थे, मैं कहूँगा नहीं लेकिन आप समझ सकते हो, हम और चीज़ों में व्यस्त थे। हमारे पास बहुत सारी आडंबर थे, कर्मकांड थे, उनको ही नहीं हम भ्रष्ट कर पा रहे थे। विज्ञान में तो आगे तब बढ़ पाते, वर्तमान में हम विज्ञान में आगे नहीं बढ़ पा रहे। उस समय की तो बात है जरूर। तो मैं बस यही टॉपिक पे आ जाओ, बक्सर के युद्ध, नहीं तो कहीं और चले जाओ। बक्सर के युद्ध के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये क्रांति अगर सफल हो जाती फिर भी हम जीत जाते, लेकिन ये भी क्रांति असफल रही क्योंकि पूर्ण रूप से बाद में नहीं फैल पाई। 1857 की क्रांति के बाद हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्रांति ने अंग्रेजों को झटका दे दिया था। उन्होंने बता दिया था कि भारतीय शांत जरूर रहते हैं लेकिन चुप बैठने वालों में से नहीं है। अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो भारतीय हमें भगा के मारेंगे। ये क्रांति अंग्रेजों को बहुत सचेत कर देती है। यहाँ से अंग्रेज सैनिकों की भर्ती बढ़ा देते हैं, उन सैनिकों पे अंग्रेज ज़्यादा रखते हैं, भारतीयों को कम रखते हैं। उच्च पदों पर भारतीय नहीं पहुँच पाते, अंग्रेजी रहते हैं, कर ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, सारी चीज़ें बढ़ा देते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें पसंद नहीं है, उनका विरोध करता है, उसको जल्दी से जल्दी निपटा देते हैं। इस क्रांति ने अंग्रेजों को बहुत सचेत कर दिया था कि अगर उन्हें भारत में अपनी नींव स्थायी रूप से रखनी है तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन किन चीज़ों को छूना भी नहीं है। जैसे धार्मिक चीज़, उन्हें पता था कि भारतीयों की धार्मिक चीज़ दुखती नस है, तो उनको नहीं छूना, क्योंकि ये धार्मिक क्रांति भी नहीं जाती। अब आप समझ सकते हो चीज़ें हम कितने अच्छे हैं। 1857 की क्रांति बहुत आगे तक चीज़ें बढ़ाती है। इस 1857 के बाद हमें सबसे ज़रूरी है कांग्रेस की स्थापना। 1885 में
एओ के द्वारा स्थापित माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना हुई, जो वर्तमान में कांग्रेस है, आप समझ सकते हो। आगे कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही। कांग्रेस की स्थापना के बाद बंगाल विभाजन। मैं काफ़ी चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि ये ऑनलाइन है, आप समझ सकते हो। बंगाल विभाजन 1905, ऑनलाइन का ज़माना है, उतनी चीज़ें समझो जितनी ज़रूरी है। बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में। क्यों होता है, किस कारण से होता है, वो आप समझनी चाहिए। फिर ये दोनों बंगाल विभाजन रद्द होता है, बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है 1911 में। इसी बीच 1905 में एक और मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। क्या लिख लो, मुस्लिम लीग, जिसको हम पढ़ लेंगे 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। फिर इसके बाद बंगाल विभाजन समाप्त होता है 1911 में। लखनऊ समझौता होता है, जिसमें जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो जुड़ जाते हैं। लखनऊ समझौता होता है। लखनऊ समझौते के बाद एक आंदोलन चलता है, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बंकिम बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के भी साथ नेतृत्व में ये होम रूल आंदोलन चलता है, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण चलाया गया था। तो होम रूल आंदोलन। इसके बाद में एक महानायक की एंट्री होती है, जिसे कहते हैं, जिन्हें हम गांधी जी के नाम से जानते हैं, गांधी युग, गांधीवादी युद्ध या गांधी युग। 1915 में, 1915 से 1947 तक गांधी युग चलता है। गांधी जी आते ही भारत का भ्रमण करते हैं अपने राजनीतिक गुरु के नेतृत्व में। कमेंट में बताओ, राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उन्होंने कहा था, राजनीतिक गुरु गांधी जी के थे। उन्होंने कहा था कि आप आ गए हो तो आप पहले भारत का निरीक्षण करो, भारत में भ्रमण करो। तो सबसे पहले आते ही गांधी जी भारत का भ्रमण करते हैं और जानते हैं कि भारत में क्या, कैसे, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो पहले चलाते हैं सत्याग्रह आंदोलन। और 3 आंदोलन सफल भी हो जाते हैं, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये तीनों आंदोलन वो चलाते हैं और सही तरीके से सफलता मिलती है उनमें। सत्याग्रह आंदोलन के बाद वो एक बड़ा खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ये आंदोलन चलता तो है, लेकिन चलते चलते बीच में ही खत्म हो जाता है। खलीफापद खत्म हो जाता है तुर्की में, लेकिन इसकी कोई सही नतीजा नहीं पहुंच पाता। लेकिन तभी रूलेट एक्ट आता है, और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके कारण बाद में एक बड़ा आंदोलन चलता है, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन, जो एक घटना चोरी चोरा नामक घटना होती है, चोरी चोरा घटना होती है, इस घटना के कारण इसको बंद किया जाता है। असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन चलता है, जिसे एक समझौते के आधार पर बंद किया जाता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी इरविन समझौते के आधार पर बंद किया जाता है। लेकिन जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद होता है, तो कुछ वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की कोई भी पक्ष स्वीकार न होने पर अंग्रेज भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देते हैं, जिसके विरोध में बाद में एक सबसे बड़ा आंदोलन चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में गांधी जी एक नारा देते हैं, करो या मरो, और इसी आंदोलन में कहते हैं
कि ये मेरे जीवन का आखिरी आंदोलन हुआ, इसमें या तो मैं भारत को आज़ाद करा दूंगा या मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। इसी आंदोलन में कहते हैं। लेकिन गांधी जी कभी भी अहिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये सिलेबस है आपका आधुनिक भारत का। ये 3 सिलेबस मैंने, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों इतिहासों का मैंने सिलेबस आपको बता दिया है। और मैंने ये भी बता दिया है, इनके साथ साथ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता गया हूँ। आप पहले सिलेबस लिख लें, अच्छे से जान लें। ये जितना भी सिलेबस मैंने लिखा है वो आने वाली कुछ वीडियो में मैं धीरे धीरे करके, लगभग कुछ वीडियो में गिनती नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि बढ़ जाती है वीडियो समझाने में, चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस पूरे सिलेबस को मैं आपको उपलब्ध जल्दी से जल्दी करा दूँगा। इसमें प्रत्येक टॉपिक को आप लिख लें, अपने पास रख लें। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है इतिहास का, वो भी भारतीय इतिहास का, और भारतीय इतिहास आप पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें इतना आपको पढ़ना है। इस वीडियो में मैंने आपको चीज़ें बताई। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं प्राचीन भारत स्टार्ट कर दूंगा, और पाषाण काल से, जो प्रागैतिहासिक काल का एक पाषाण काल है, उस पाषाण काल से स्टार्ट कर दूंगा और धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करा दूंगा। और आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर आप अपने विचार लिखें। मैं बहुत ज़रूरी है आपकी बात को मुझे तक पहुंचना। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। कमेंट आप ज़रूर करें, जैसा भी डाउट हो, जितना भी, जैसे भी, जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी समझ में ना आया हो। एक ज्योग्राफी की सीरीज चली रही है, उस ज्योग्राफी की सीरीज को देखें। ये भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपका बस साथ चाहता हूँ। लाइक, कमेंट और शेयर। नए हो तो सब्सक्राइब। जय हिंद।